देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जब मैं बोलता हूं तो मतलब सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिसेस की बातें होंगी, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात होगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला हमारे पास प्यारे बच्चों आता है कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है किसकी बातें होंगी? कॉलम की बातें होंगी। यानी कि जब भी हमारे पास सिर्फ कितने कॉलम होंगे? वन कॉलम। कितने कॉलम? वन कॉलम। एक ही कॉलम में जब एलिमेंट लिखे होंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखी 1 2। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो आंसर है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें रो 2 है तो आप यहां पर 2 लिखोगे और इनटू में क्या? 1। करेक्ट। फिर से मान लो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी ये 1 2 3। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो जब भी मैं कॉलम मैट्रिक्स लिखता हूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? 1। आगे कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, बात सही है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 5। सिर्फ ये मैंने एक एलिमेंट लिखा, इसमें कितने कॉलम है? 1। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 1 इंटू 1। तो आप 1 2 3 इन तीनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, इनका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो फिक्स है, बट जो नंबर ऑफ रोज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो अगर कॉलम मैट्रिक्स का हमें जनरल ऑर्डर लिखना हो तो वो क्या रहा होगा? तो आंसर है यहां तो 1 रहेगा, बट यहां पर नंबर ऑफ रोज m होंगी। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर से किसी भी कॉलम मैट्रिक्स के लिए जो इन जनरल ऑर्डर क्या रहा होता है? m मल्टीप्लाई बाय 1 या m बाय 1, याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। फिर से कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिनके पास एक कॉलम होता है वो क्या कहलाती हैं? कॉलम मैट्रिक्स। आसान है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स, ठीक है। आसान है। कैसे सर? देखो मान लो मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी, ध्यान से देखना, ये लिखा मैंने 5, ठीक है। अब मैंने एक मैट्रिक्स और लिखी, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 2, और मैंने एक मैट्रिक्स और लिखी 1 2 3, ये ऐसे। ये जो तीनों मैट्रिक्स मैंने लिखी हैं, इन तीनों मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 बाय 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 बाय, कुछ तो 2 बाय 1 भी कह रहे हैं, है ना। 1 बाय 2 कितना है? हमेशा रो पहले लिखी जाएगी और कॉलम बाद में, ठीक है। अच्छा यहां पर रो कितनी है ऐसे देखा करो, रो कितनी है? 1, ठीक है। कॉलम कितने हैं? 3, ठीक है। तो आपको जनरल ऑर्डर समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स के जनरल ऑर्डर की खास बात क्या होगी? उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या रहा होगा? 1 बाय n, n या m, वो वॉटेवर जो भी नाम देना चाहो। तो जनरल ऑर्डर ये याद रखना है इसका, ठीक है। तो फिर से रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? तो आंसर है रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके पास सिर्फ एक रो होती है, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने ये यहां पर लिखा, ध्यान दीजिए, देखो ऐसे ये लिखा a, ये एक मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर क्या है बोलो? 1:1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ऑर्डर क्या है बोलिए? 2:2, और इसका 3 बाय 3, ऐसे ही तो है। तो अब इनमें देखो आप यहां पर m और n, m और n, m और n, सब जगह पर m और n की वैल्यू आपस में कैसी है? इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती होंगी? तो आंसर है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर हो जिसका m बाय n और वहां पर m किसके इक्वल रहा हो? n के, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है? m बाय n, और वहां पर m और n आपस में कैसे हैं? इक्वल, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात आई आपको समझ में? तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है। इन तीनों में कोई डाउट है क्या? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें 1 कॉलम होता है,
रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें 1 रो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आती हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि डायगोनल में कुछ ना कुछ रहा होगा। अब खास बात यह है कि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। मतलब ये कि जैसे जैसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पर एक डायगोनल अपीयर हो जाता है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक डायगोनल आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एक डायगोनल आ गया, और ये भी अपने आप में क्या है, एक डायगोनल है, ठीक है। तो जैसे ही हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं तो क्या अपीयर होने लगते हैं, बोलो, डायगोनल, और वहीं से डायगोनल मैट्रिक्स बनती हैं, ठीक है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो आंसर है स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। और इनमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। समझ आ गई बात। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, अब यानी कि ये देखो ये डायगोनल है, इसको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट क्या रहे होंगे, जीरो रहे होंगे। सिर्फ डायगोनल में जो नंबर होंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। अच्छा, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। एक बात अच्छे से नोट कर लो, क्या, जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो सब कैसी मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो सब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती हैं। मतलब ये कि जैसे मान लो मैं आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आंसर है हाँ है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आंसर है नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, जीरो, ठीक है। तो एक जनरल टर्म याद हो गया मुझे, क्या याद हो गया बोलो, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, सारी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, बट सारी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये तो आसान है। अब इसके बाद इससे आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आंसर है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। यानी कि जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सब कैसी मैट्रिक्स होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स कुछ नई नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में बस डिफरेंस इतना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। डायगोनल में सेम एलिमेंट लिखे हो तो उसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहने लगते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही, ठीक है। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आंसर है हाँ है। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आंसर है हाँ है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, आंसर है हाँ है, ठीक है। तो जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सब क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखोगे, जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स होती हैं वो सब कैसी मैट्रिक्स होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो आंसर है नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल के हाँ सेम एलिमेंट नहीं लिखे हुए हैं। बट ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये डायगोनल है तो ये कैसी रही होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रही होगी, ठीक है। क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। तो ये एक आसान सा ये टाइप हो गया इसका, स्केलर मैट्रिक्स। समझ आ रहा है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। क्या कह रहा है ये, कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल्स आर ऑल वन। अब हमने जो एलिमेंट था, पहले तो हमने कहा डायगोनल में आप जो मर्जी आए वो लिखो, ठीक है, डिफरेंट लिखो या सेम लिखो, आपकी मर्जी। फिर हमने फिक्स कर दिया नहीं अब आप सेम लिखो। तो जब डिफरेंट लिख रहे हैं तो कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल। जब सेम लिख रहे हैं तो कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर। अब जब सेम भी लिख रहे हो उसमें भी हमने फिक्स कर दिया नंबर की, अब सिर्फ आपको 1 लिखने हैं। क्या लिखने हैं, सिर्फ 1। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो
क्या हैं? स्केलर। और सारी स्केलर क्या होती हैं? डायगोनल। और सारी डायगोनल क्या होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये, इसको हम कंसीडर करते हैं, ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है? 1 बाय 1 का। अब m और n दोनों आपस में इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ है। अब लेकिन क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में भी यहां पर दोनों जगह 1 1 लिख दिया गया है तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। सिमिलरली आप 3 बाय 3 ऑर्डर का भी बना सकते हो, ठीक है। जब भी आप बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हो तो एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बोला कि देखो सर ये 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी तक हमारी लैंग्वेज क्या है? हम ऐसे बोलते हैं इसको 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है। अब हम इसको ऐसे कहना शुरू कर देंगे कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब वो 3 कोई सा भी लो, आप रो समझो, कॉलम लो, वो आपकी मर्जी है, वो दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो ये अब मैं डायरेक्टली ऐसा कहना शुरू कर दूं, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहना बंद कर दूंगा आगे जाके चैप्टर में। मैं क्या कहूंगा? ये मैट्रिक्स है ऑर्डर कितने की? 3 की। ये मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की? 2 की। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। समझ आई बात आपको? ठीक है। तो जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा करोगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट कर लो ऑफ ऑर्डर 2। तो इस बात का क्या मतलब है कि आपको 2 बाय 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है और जिसमें डायगोनल में क्या क्या लेने हैं? 1 1। ठीक है, समझ आई बात आपको? ओके, आगे क्या लिखा है? अ स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके। बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके। जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सब कैसी मैट्रिक्स हैं? स्केलर। ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना, यही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें जहां भी आपको स्केलर दिखेगा उसको टिक करोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर तो होती ही होती है, वो फिक्स है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें एक कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके पास एक रो होता है। फिर इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी बोलो? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद हमने कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी बोलो? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0। अच्छा, इसकी लैंग्वेज भी कुछ इस तरह की होती है, इसको भी आप समझने की कोशिश करना। जैसे AIJ, ये AIJ क्या दिखाता है? एक एंट्री या एक एलिमेंट को दिखाता है, ठीक है। फॉर एवरी AIJ इफ I इज इक्वल्स टू J, I किसके इक्वल हो? J के, ठीक है। तब उस केस में डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल की जो एंट्री होंगी, डायगोनल जो मैट्रिक्स की एंट्री होंगी, वो किसके इक्वल होंगी? तो आंसर कोई भी नंबर हो सकता है वहां पर, क्या? K। बट जब भी I किसके इक्वल नहीं होगा बोलो? J के, तब वहां पर हमेशा क्या आएगा? 0। मतलब ये कि देखो, जैसे मान लो मैं यहां पर लिखता हूं 2 बाई 2 की कोई मैट्रिक्स लिखता हूं, ठीक है। A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब देखो यहां पर I और J कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। और यहां पर भी I और J आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो वो कहता है जब भी I और J आपस में इक्वल होंगे तब वहां पर कोई एक नंबर आ रहा होगा K। और जब I और J आपस में इक्वल नहीं होंगे तब वहां पर क्या लिखा होगा? 0। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पर I और J इक्वल हो गए तो कोई नंबर लिख दो, लिख दिया। यहाँ पर I और J इक्वल नहीं है तो क्या लिखो? 0। यहाँ पर I और J इक्वल नहीं है तो क्या लिखो? 0। और यहाँ पर I और J इक्वल है तो कोई भी नंबर लिख दो जो मन में आता हो। तो ये क्या बन के तैयार हो गई? एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये वाली लैंग्वेज भी आपको समझ में आनी चाहिए जो बुक्स में लिखी रहती है, ठीक है। जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन आपको बुक में लिखी मिलती है? वो कहता है कि जब भी I इक्वल ना हो J के तो वहां पर एलिमेंट क्या रहा होगा बोलो? 0। देखो यहां पर ये सारे वो पॉइंट हैं, वो सारी एंट्री हैं जहां पर I और J आपस में इक्वल
नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला जो एलिमेंट है इसको किससे डिनोट करोगे, बोलो A13। तो देखो I और J आपस में इक्वल नहीं है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 0। समझ आ रही बात आपको? और फिर वो क्या कहता है कि अगर I और J इक्वल हुए तब उस केस में आपको क्या लिखना है, K, मतलब कोई एक नंबर लिखना है। अब यहां पर क्या लिख दिया उसने, K, यानी हर जगह K आएगा, सेम रहेगा वो। क्लियर है बात आपको? जबकि डायगोनल में उसने ऐसी कंडीशन नहीं दी, डायगोनल में फिक्स नहीं है कि K रहेगा, वहां पर K की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वो डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी आपको पढ़नी आनी चाहिए। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसने क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ो, जब भी I और J आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तब वहां पर क्या लिखा जाएगा, 1, और जब I और J इक्वल नहीं होंगे तब क्या आएगा, 0। तो वही तो हमने यहां पर लिखा है, देखो यहां पर 1 1 यानी I और J इक्वल हो गए, क्या लिखा 1, और 1 2 I और J इक्वल नहीं है, क्या लिखा 0। इस तरह से जब करते जाओगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएंगे। समझ आ रही है लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स याद हो गई, सारे डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद हो गई, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे सब 1 के इक्वल होंगे, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल 0 के इक्वल होंगे। इसके बाद हम लास्ट टाइप पढ़ते हैं, वो है जीरो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। और इस तरह की मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से डिनोट करेंगे, बस ये सारी मैट्रिक्स O से डिनोट होंगी। क्लियर है? ठीक है। ऑर्डर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो आपको समझ में आता होगा, 3x3 का ऑर्डर है। हालांकि ऑर्डर का कोई लेना देना बचा नहीं, क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं और वो क्वेश्चन अगर 2x2 ऑर्डर का चल रहा है, तो हमारे लिए जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो कितने बाय ऑर्डर का लेंगे हम, 2x2 का। अगर क्वेश्चन में 3x3 का ऑर्डर चल रहा है थ्रू आउट द क्वेश्चन, तो इक्वल्स टू में जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की लेकर चल सकते हैं हम, 3x3 की। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स क्लियर हो गया। क्या होता है बोलो जीरो मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स जिसकी सारे एलिमेंट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये तो कुछ टाइप हो गए। कौन कौन से टाइप हैं एक बार फटाफट से बताओ। कॉलम, रो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड जीरो मैट्रिक्स। एक बार घर पे जाके पढ़ लोगे अच्छे से तो हो जाएगा तैयार। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो है प्यारे बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल भी हो सकती हैं। क्या कहती है डेफिनेशन? टू मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होंगी कब? जब वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगी। पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, सेम। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो वो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकती। यानी कि टू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो टू ऑर्डर की मैट्रिक्स के ही इक्वल हो सकती है। क्लियर है बात? थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर के ही इक्वल हो सकती है, और वन वाली वन के। क्लियर बात? अच्छा, दूसरा वो ये कह रहा है आपसे, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होंगे दोनों मैट्रिक्स के। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए इधर, x y z w, ठीक है, और मान लो एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास बी मैट्रिक्स, दिस इज -1 2 3 5, ठीक है। अब मान लो क्या ये दोनों अगर मान लो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? पहली बात तो कि इनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी बात कि इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब जैसे यानी कि इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, यानी कि x किसके इक्वल होगा बोलो, -1 के। ये जो y है ये कौन से नंबर पर है, यहाँ 1 2 पर, तो यहाँ पर ये क्या है 1 2, तो y किसके इक्वल आ गया 2 के। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो बताइए z किसके इक्वल होगा, 3 के, और w किसके इक्वल होगा, 5 के। ये तो बहुत आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। वाइस वर्सा भी याद रखना कि अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों मैट्रिक्स कैसी रही होंगी, इक्वल।
मैंने दो चीजें बोली हैं, ध्यान से सुनो। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर क्या रहा होगा, सेम। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे रहे होंगे, इक्वल। अब इसका उल्टा भी पढ़ो, दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में कैसे हैं, इक्वल, ठीक है, और उनका ऑर्डर भी कैसा है, सेम, तो वो क्या रही होंगी, इक्वल मैट्रिक्स। वाइस वर्सा चलेगा दोनों काम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये इन दोनों मैट्रिक्स को कंसीडर करिए। देखिए ए एक मैट्रिक्स है 1 5 2 3, एक ये बी मैट्रिक्स है 1 5 2 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में कैसे हैं, इक्वल। तब मैं ये कह रहा हूं देन ए किसके इक्वल रहा होगा, बी के, ठीक है। इस बात को याद रखिए। इक्वालिटी समझ में आ गया। व्हाट आर द कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आंसर है ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। बस इतना सा है। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, वो कहता है कि दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। पहली मैट्रिक्स है x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0, ऐसा गिवन है। ये सब इक्वल है किसके, 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। इस तरह से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे हैं। कहाँ पर दिया हुआ है कि ये इक्वल है, तो आंसर सर दोनों मैट्रिक्स के बीच में किसका साइन लगा रखा है, इक्वल का, यानी कि ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। क्लियर, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये पहले से पता है, क्योंकि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल रहे होंगे, ठीक है। तो x + 3 इक्वल रहा होगा किसके, 0 के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी, -3। z + 4 इक्वल रहा होगा 6 के, ठीक है, तो यहां से z की वैल्यू कितनी, 2। इसी सिमिलरली 2y - 7 इक्वल रहा होगा 3y - 2 के, ओके। ये 2y उधर ले जाइए या 3y इधर लेकर आइए, वो एक ही बातें हैं। 2y - 3y और ये 7 उधर ले जाओ, इधर कितना आ गया बोलो, 5, और इधर क्या बचा, -y, या मैं ये कहूं कि y = कितना, -5, ये बन जाएगा। क्लियर है, आसान है, ठीक है। x आ गया, y आ गया, z आ गया। अच्छा, अब a b c और फाइंड करनी है, ठीक है। -6 के इक्वल -6 है, a - 1 किसके इक्वल रहा होगा, -3 के, ठीक है। a ऐसे ही ठीक है, -3, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी, -2। आसान है ये तो। फिर इसके बाद ये वाला 0 किसके इक्वल रहा होगा, 2c + 2 के, 0 = 2c + 2, ये 2 इधर लाइए, माइनस का, और 2 से डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा, -1, c पता चल गया, ठीक है। अब क्या बच गया, b निकालना है, तो b - 3 इक्वल रहा होगा 2b + 4 के, ठीक है। ये लिख लेता हूं, क्या था बच्चों, b - 3 किसके इक्वल, 2b - 4 था, +4 था, एक बार देख लेते हैं, 2b + 4 है ना, b - 3 = 2b + 4, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, b को इधर ले जाऊं, तो 2b - b, और ये -3 तो चल ही रहा है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बताइए, b = -7। ये b का आंसर आ गया, ये a का आंसर आ गया, ये c का, ये x का, ये z का, और ये y का। कैसे निकाला, कुछ भी नहीं किया। हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रखता गया और वहां से a b c x y z की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। कर लोगे, इस तरह क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देख लिया आपने। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह का। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, आसान सा क्वेश्चन आया। एक मैट्रिक्स है 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d।
ये मैट्रिक्स इक्वल गिवन है किसके? 4 -3 11 एंड 24। ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल हैं? हाँ है। कैसे पता चला? इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो 2a + b किसके इक्वल होगा बोलो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, सिमिलरली a - 2b किसके इक्वल रहा होगा बोलिए? -3 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? ये क्लास 10th लेवल पर सीखा था आपने। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड ना। तो क्या करें? b को इस 2 से मल्टीप्लाई करा लें इस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लेते हैं किससे? 2 से। और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? ऐड करा देंगे किसके साथ? सेकंड के साथ। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा बोलो? 4a + 2b = 8। और ये इसके नीचे लिख लीजिए a - 2b = -3। ठीक है, अब प्लस करोगे कि माइनस करोगे? प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके कॉफिशिएंट सेम बनाए हैं हमने उनका साइन कैसा है? डिफरेंट, इसलिए हम प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कितना बन जाएगा बोलिए? 5 और ये कितना बनेगा? 5। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप चाहो तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, वो एक ही बात है। तो चलो मैं यहाँ रख देता हूँ। a की वैल्यू 1 एंड -2b = -3। -2b उधर ले जा रहा हूँ तो प्लस का 2b हो जाएगा। -3 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू कितनी? 2 ये आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपके सामने जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखोगे तो वहां से क्या बनेंगी? इक्वेशंस। उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास c और d की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो c और d की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ से 5c - d किसके इक्वल रहा होगा बोलो? 11 के। 5c - d = 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। एंड और बोलिए, और क्या बनेगा? 4c + 3d किसके इक्वल? 24 के। 4c + कितना? 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बताइए इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? तो आंसर है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करेंगे? सेम बना लेंगे। बनाइए, कैसे बनाऊं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 बना लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3rd को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे? 3 से। और दोनों के साइन डिफरेंट है यानी कि हम ऐड कर रहे होंगे किस कौन सी इक्वेशन को? 4th इक्वेशन को। ठीक है, तो पहले से 3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना बोलेगा बोलो? = 33। फिर इसके नीचे इसको लिखो। बोलो 4c + 3d = 24। ऐड कराएंगे, क्या कैंसिल होगा? क्या बचेगा इधर? 19c। और इधर कितना आएगा? इनको भी तो ऐड ही करा रहे हो ना आप, तो कितना बनेगा? 7 और ये कितना? 5। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, 19 से डिवाइड करा दिया। आसान है, हो जाएगा। अच्छा, ये जो c की वैल्यू आई है इसको यहां पुट कर लो 4th वाले में। 4 × 3 + 3d = 24। ये कितना बना? 12। 12 इधर लाकर माइनस करा दो। ठीक है, यहां से d = कितना? 4। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें? जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इक्वल रखोगे और वहां से इक्वेशन बनेंगी। उन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, वो लगा सकते हो कोई भी। ठीक है, आसान है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है 4 3 x 5 y z 1 5। ठीक है, और ये पहले से क्वेश्चन में बता रखा है कि ये मैट्रिक्स आपस में कैसी हैं? इक्वल। ठीक है,
सॉल्व करके बताओ कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। यहां से कंपेयर कराओगे तो 4 किसके इक्वल आएगा, y के, तो y की वैल्यू मिल गई। अच्छा 3 किसके इक्वल रहा होगा, बोलो, z के, तो z की वैल्यू आ गई। अच्छा x किसके इक्वल रहा होगा, 1 के। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, बस कंपेयर कराया आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो, सेकंड वाले पार्ट को। इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखो, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, बताओ, 6 के। एक काम हो गया। अच्छा 2 की जगह तो 2 है, अब 5 प्लस जेड किसके इक्वल रहा होगा, बोलो, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। और एक इक्वेशन और बनेगी, बोलो कौन सी, एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, यहां से जेड की वैल्यू तो डायरेक्ट बन जाएगी, कितनी, 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और एक्स वाई इक्वल टू 8 है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना होगा। कैसे करोगे, तो आंसर है यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x इक्वल टू कितना, 8 अपॉन वाई। ध्यान दो इधर, x इक्वल टू कितना, ठीक है, ये जो x की वैल्यू है उसको यहां पर रख देता हूं, तो देखना क्या होगा, 8 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसके नीचे अपॉन में 1 लिखा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, y। यहां पर 8 रहेगा, 1 से डिवाइड कराओगे y और y का मल्टीप्लाई यहां कराओगे y स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना, 6। अब 8 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, ये y इधर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, अब 6y इधर लेकर आ जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस का 8 इक्वल टू कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन से मेथड होते हैं बताइए, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, चलो इसमें कराइए। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, y, क्या बच जाएगा, y माइनस 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4 माइनस का 4, ठीक है, क्या बच जाएगा, y माइनस 2। तो यहां से y माइनस 2 और दूसरा क्या, y माइनस 4, ये बनेगा। y माइनस 2 को 0 के इक्वल जब पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 2, और y माइनस 4 को 0 के इक्वल करोगे तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 4। यानी कि y की 2 वैल्यू आ रही हैं। अब ये y की क्योंकि 2 वैल्यू आ रही हैं तो इसका मतलब x की भी 2 वैल्यू आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि x इसके इक्वल है 8 अपॉन वाई के। तो मैं एक काम करता हूं, पहले यहां पर लिखता हूं फॉर y इक्वल्स टू 2। अगर y 2 के इक्वल है तब उस केस में x किसके इक्वल होगा, बोलो, 8 अपॉन वाई, यानी कि 8 अपॉन 2, यानी किसके इक्वल, 4 के। और अगर मान लो y हमने लिया किसके इक्वल, 4 के इक्वल, तो x किसके इक्वल चल रहा था, 8 अपॉन वाई, या मैं कहूं 8 अपॉन 4, y की वैल्यू 4 रखो, तो आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, तो y के 2 आंसर आएंगे तो x के भी 2 आंसर लिख कर आओगे आप। क्लियर बात, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, इसका ये वाला पार्ट बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये समझ आ गया, पहला वाला पार्ट तो समझ आ गया वो डायरेक्टली, ठीक है, कंपेयर कराकर मिल गया। दूसरे वाले पार्ट में इक्वेशन बनी, z की वैल्यू तो डायरेक्टली भी निकल गई थी, ठीक है, एक्स वाई 8 के इक्वल था तो वहां से x की वैल्यू 8 अपॉन वाई आई, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। थोड़ा सा सॉल्व करते गए तो y की वैल्यू मिली, वो y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट की दोनों, तो वहां से x की 2 वैल्यू मिली। ठीक है, आसान है। अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को आप कंसीडर करिए, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना क्या क्या है, आपके पास बुक्स में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर ये 6 है एनसीईआरटी में, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 9 के। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड, और इसको मैं थर्ड को यहां कर रहा हूं। ठीक है, बोलिए क्या क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 9 के। अच्छा x प्लस जेड 5 के इक्वल है, तो ध्यान दो x प्लस जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए 5, और इक्वल टू में क्या चल रहा है
ये क्या कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल था, x और z का सम किसके इक्वल 5, तो x प्लस जेड की जगह 5 लिख दिया, y तो ऐसे ही लिखा हुआ है। समझ आ गया आपको? अब ये 5 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए 4, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर y प्लस जेड किसके इक्वल है 7 के, y प्लस जेड 7 के इक्वल है, तो y की वैल्यू 4 है, वो यहां पर रख दो, तो यहां से z की वैल्यू कितनी 3, अब z भी पता चल गया। ठीक है, अब y पता है z पता है, तो y और z की वैल्यू यहां रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही करते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल था। ठीक है, x ऐसे ही ठीक है, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 7 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आसान है ये तो बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इक्वालिटी वाले, तो इक्वालिटी वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखना होगा और उनको इक्वल रखने के बाद फिर हमारे सामने इक्वेशन बन के तैयार होंगी, उनको आपको बस केयरफुली सॉल्व करना है, हो जाएगा ये वाला काम। ठीक है, तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, फिर से सुनो। आपने आप पढ़ लिया टाइप ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन जब देख लोगे, अच्छा एक क्वेश्चन और है उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, बताओ सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, -1, और बोलो, और बताइए 0, और 3c प्लस डी इक्वल्स टू। ठीक है, ये 4 इक्वेशन बनी। अब इन चारों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, तो आंसर है इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया जा सकता है बड़े आसानी से। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड को आपस में कैसे सॉल्व करोगे, करेक्ट, हम लोग सीधा क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगा के सीधा सब्ट्रैक्ट करा दें। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे किसको, थर्ड को। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, और थर्ड इक्वेशन क्या है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो देखो ये माइनस का होगा, ये प्लस का, और ये ऐसे ही छोड़ दो, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। बताइए ये कितना, माइनस का, ये कितना माइनस का है, और ये कितना माइनस का 1, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू 1 आ गई। करेक्ट, ये जो a की वैल्यू आई है इसको यहाँ या यहाँ कहीं पर भी रख सकते हो, तो चलो मैं रख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट a 1 है, माइनस बी इक्वल्स टू -1, माइनस बी उधर ले जाओ और 1, ये माइनस का 1 इधर ले आओ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। a पता चल गया, b पता चल गया, a पता है तो a की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम लोग c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड, करिए, 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से सॉल्व किया तो बताओ c की वैल्यू कितनी 3, c पता चल गया। अब c पता है तो c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ c इन फोर्थ, कराइए, 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, बताइए d कितना आएगा 4। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएंगी, a पता चल जाएगा तो c पता चल जाएगा, c पता चल जाएगा तो यहां से d पता चल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको दोनों इक्वेशन ये भी कुछ आपस में सॉल्व करने की जरूरत है, पहले इनको कर लो, वहां से बाकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हो रहे हैं, कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब क्योंकि आप लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हो
तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो उनकी एंट्री इस तरह से रही होगी, कुछ ए आई जे। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बताइए एम और एन की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एम और एन इक्वल होनी चाहिए, एम इक्वल्स टू एन, सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट ध्यान दो, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। किस वैल्यू के लिए इक्वल रहे होंगे, तो अभी उसने बता नहीं रखा है, तो मैंने माना कि ये इक्वल रहे होंगे। अगर ये इक्वल रहे होंगे तो 3x + 7 किसके इक्वल रहा होगा, तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आया होगा, -7/3, माइनस 3x + 7 इक्वल्स टू, सॉरी 0 है ना, ठीक लिखा मैंने, x इक्वल्स टू -7/3। ओके, नेक्स्ट 5 इक्वल्स टू y - 2, 2 इधर लेकर आइए, यहां पर कितना आया 7, यहां पर y की वैल्यू 7 मिल रही है। अच्छा यहां से देखते हैं y + 1 इक्वल्स टू कितना 8, यहां से भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। अच्छा इसको इधर देखते हैं, 2 - 3x इक्वल्स टू 4, ये 3x इधर लेकर आइए और 4 को इधर लाइए, कितना बच्चा बोलो इधर -2, और इधर x से यहाँ से 3 इधर नीचे लेकर आ जाओ, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है -2/3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो y की वैल्यू तो दो जगह पर है और दोनों जगह सेटिस्फाइड हो रही है, y की वैल्यू दोनों जगह इक्वल है, सेम ही होनी चाहिए, ठीक है, y की वैल्यू 7, बट x की मैं वैल्यू देख रहा हूं तो एक जगह पर -7/3 दिख रही है और उसी की वैल्यू दूसरी जगह पर -2/3 दिख रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनमें से हम देखेंगे तो हमारा ना तो -7/3 यहाँ बन रहा है, तो ये ऑप्शन है नहीं, ठीक है, x की वैल्यू -2/3 वाला ऑप्शन बन रहा है, तो ये लेकिन ये वाला नहीं बन रहा है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर x की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है एक ही मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है बात आपको, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इसका यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, बी। अब एक अच्छा क्वेश्चन आया, देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने बोला है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। अब ध्यान देना, 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी दिखती है, तो आंसर ऐसी, A11, A12, A13, A21, A22, A33, A23, ठीक है, और A31, A32 और A33 ऐसी दिखती है। 3/3 का ऑर्डर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहे होंगे, बोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल 9, 3 × 3 किसके इक्वल 9, यानी कि मेरे पास 9 एंट्रीज हैं करने के लिए, ठीक है, और मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं जो मुझे एंटर करने हैं, तो आंसर है 0 और 1, ठीक है। तो अब आप ये सोचना कि ये जो A11 है इसको फिल करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 2, कितने नंबर ऑफ वेज हैं 2, कैसे, यहां पर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, तो नंबर ऑफ वेज टू एंट्री A11 कितने हैं 2, सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू एंट्री 1, 2 कितने हैं, उसके लिए भी 2 होंगे भाई, यहां पर भी 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो सारी एंट्री को अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, तो आंसर है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 9 एंट्री हैं और हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो ऐसे ही तो चल रहा होगा 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे कराएंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9, या मैं कहूं 2 की पावर क्या 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है बोलिए 512। समझ आया कैसे किया? एक बार फिर से 3/3 की मैट्रिक्स है, कितनी एंट्री हमें करा सकते हैं या कितने एलिमेंट हैं 9। हर एलिमेंट को फिल करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं 2, तो ऐसे 9 एलिमेंट को फिल करना है, तो इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इस तरह से हमने जब टोटल नंबर ऑफ वेज देखेंगे तो वो कितने बन जाएंगे 2 की पावर 9, दैट इज 512। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला, ओके, इसको लिख लेंगे। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, अब आपका ये एक पार्ट हुआ मैट्रिक्स का, जिसमें आपने सबसे पहले देखी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, फिर आपने देखा कि मैट्रिक्स में एलिमेंट किसे कहते हैं, फिर आपने ऑर्डर को भी समझा उसके, फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़े तो आपने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जब आप इतना समझ जाते हो तो फिर, क्योंकि मैट्रिक्स अपने आप में एक मैथमेटिक्स है, तो जैसे आपने 1 2 3 जब पहली बार पढ़ा था तो 1 2 3 पढ़ने के बाद उनके ऑपरेशंस पढ़े थे। कौन से ऑपरेशंस? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो ऐसे ही मैट्रिक्स की अपना एक मैथमेटिक्स है, तो इसके अपने ऑपरेशंस होते होंगे। तो हम इनके अब ऑपरेशंस की बातें करेंगे, यानी कि हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, डिफरेंस उनका कैसे निकालते हैं, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। ठीक है, ये वाली आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।